सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले। आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और उसमें ये लिखा गया ये सरकार की गारंटी है, सरकार इसके लिए बाध्य है, उसे देना ही होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग खुश हो गए जब 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन किया गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ले लिया गया। हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं कि उन्होंने लेकर किया क्या। जहां आर्टिकल 45 में बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य सरकारों के लिए बाध्यता की कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बालकों को देनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जो बालक 14 वर्ष तक एजुकेशन ले लेता है वो लगभग प्राथमिक और उप प्राथमिक एजुकेशन ले लिया होता है, अपर प्राइमरी तक वो पढ़ लेता है, जिसको ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, यानी शिक्षा के बिना मति विकसित नहीं होती। तो 14 साल का बालक अगर 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक आ जाता है तो उसकी जो है मति विकसित हो जाती है, उसकी विवेक बुद्धि, सोचने की शक्ति विवेक विकसित हो जाती है और वो आगे का अपना प्लानिंग कर सकता है, जिसे नीति कहते हैं। तो जानते थे बाबा साहब कि इसको अगर यहां तक फ्री कर दिया जाएगा तो उसके बाद में वे खुद ही एजुकेशन के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उसके बाद हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तमाम प्रकार की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वलसाड़ जिले का, गुजरात के वलसाड़ के साथी हमारे बीच में आ गए हैं। वहां एक डॉक्टर के घर पे हम लोग गए फील्ड वर्क करते हुए, वो कुछ सहयोग हमें देते थे। तो उस दिन हम गए तो जहां देखा तो उनका चेहरा जो है बदला हुआ, ऐसे निराश से बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी का मेडिकल में एडमिशन करवाना चाहता था और उसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की, उस समय की बात बता रहा हूं 2005 की, 25 लाख रुपए की मांग है, 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अपने गांव की जो जमीन थी मेरी, वो मैंने 15 लाख रुपए में बेच 15 लाख रुपए बेच करके, जमीन बेच करके मैंने व्यवस्था की और 10 लाख रुपए की मैंने, जो ये मेरा घर है जहां मैं बैठा हुआ हूं, इसके कागजात गिरवी रख के वहां से लाए और 25 लाख रुपए का बंदोबस्त करके जब मैं वहां गया कॉलेज में, तो वहां जाने के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि एडमिशन नहीं, सिर्फ सरनेम के आधार पर। वो ट्राइब सरनेम लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको कह दिया कि आपको एडमिशन है, हमारे यहां एडमिशन फुल हो गया। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब अभी 25 लाख रुपए में आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप जब डॉक्टर बने थे तब कितना पैसा दिया? तब उन्होंने कहा कि जब मैं डॉक्टर के लिए एडमिशन लिया तो पैसा तो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने मुझे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था दी, स्कॉलरशिप दी, सामने से पैसा दिया, डॉक्टर भी बनाया और सामने से पैसा भी दिया। तो मैं कहा आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि हम 25 लाख रुपए लेकर भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं? अब तो कह रहे 1 करोड़ तक चला गया मामला। तो ये एजुकेशन की बात जो हमने यह बात रखी कि भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की गारंटी है, सरकारों की गारंटी है कि उसको देना है, उसके बावजूद भी वो नहीं दे पा रहे। नहीं देने का मतलब क्या है? ये कब हुआ? शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ। इसका मतलब है कि संविधान के लागू होने से पहले नहीं था, और नहीं था तो कब तक नहीं था? लगभग 2-2.5 हजार सालों तक नहीं था।
पुष्यमित्र सोम की प्रतिक्रांति के बाद, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद हमारे लोगों को एजुकेशन से वंचित कर दिया और तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये बात परफेक्ट है कि 2500 साल तक किसी एक वर्ग को, यानी भारत के इंडिजिनियस पीपल को, मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि सरकारों की गारंटी है कि सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगी। अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रहता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि वो क्यों अनपढ़ रह गया। लेकिन उनको मालूम है कि इन 60-70 सालों में एजुकेशन, 60-70 साल तो कह नहीं सकते क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद 10 साल तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि एजुकेशन भी है, कि स्कूल भी जाना होता है, क्या होता है। तो 50 में संविधान लागू होता है, 60-65 के आसपास आते आते हमारे अधिकांश बच्चे समाज के उस समय के एडमिशन ले पाते हैं और वो शिक्षा को समझ पाते हैं। और 19 कह सकते हैं कि 85 या 90 के आते आते एजुकेशन के दरवाजे फिर से बंद करने शुरू कर दिए जाते हैं। एक 20 साल 25 साल का एक टाइम ऐसा रहा, उस 20-25 साल के टाइम में जो आज हमारे बीच में रिटायर या मौजूदा जो अधिकारी, जो प्रिंसिपल, प्रोफेसर जो दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे उस समय के, उस एक टाइम के। तो ये जो समाज के अंदर परिवर्तन आया, तो एजुकेशन के ऊपर बात करें हम, तो एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? मात्र किताब पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, अखबार पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, अच्छे मार्क्स ले आना और पास हो जाना शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा इंसान के अंदर मान, सम्मान और स्वाभिमान, प्रोफेशनल या जो भी रोजगार की शिक्षा ही मान सकते हैं हम, तो भारत के अंदर सिर्फ रोजगार की शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा तो नहीं मिली। लेकिन वो शिक्षा जिसकी वजह से थोड़ा रोजगार मिल गया, तो रोजगार की वजह से उनके पास में थोड़े साधन संसाधन उपलब्ध हो गए और साधन संसाधन उपलब्ध होने की वजह से उनके जीने का जो तौर तरीका था वो थोड़ा सा विकसित हो गया। यानी कि जिन लोगों के वो हमेशा पैरों की जूती बनकर रहते थे, वो लोग उनकी थोड़ी बराबरी करने लगे, उनके जैसे घर बनाने लगे, उनके जैसी गाड़ी खरीदने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे, उनके जैसे उठने बैठने लगे। तो ये जिन लोगों ने 2500 साल तक शिक्षा से वंचित रखकर जानवर से भी बदतर स्थिति में जिस समाज को रखा, अगर वो उनके सामने सर उठा कर दिए, वो अगर उनकी बराबरी करे, वो उनके जैसे अपना रहन सहन बनाए, ऐसा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो करेगा क्या? जिस वजह से आज हमारे समाज के तन पर अच्छे कपड़े आए, जिस वजह से समाज में मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हुआ, उस वजह को खत्म करो ना भाई। आप किसी का कपड़ा उतरा नहीं सकते, ठीक है ना, आप किसी का कोट टाई फाड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा बंदोबस्त करो कि बाप अगर टाई कोट में है तो बेटा रोड पे आ जाए, ऐसा बंदोबस्त करो। ये उन लोगों ने प्रबंध किया और प्रबंध करके एजुकेशन के लिए दरवाजे, अब डायरेक्ट अगर वो कह दे कि शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, तो हल्ला हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मानिक फकीर साहब जैसे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, आंदोलन होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले आरएसएस ने स्कूल शुरू किए। आरएसएस के जो प्राइवेट स्कूल, जिनका निजीकरण कह रहे हैं, उससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था इस देश के अंदर। सबसे पहले आरएसएस ने सरस्वती और आदर्श, सबसे पहले आदर्श विद्या मंदिर के नाम से शुरू किए, उसके बाद सरस्वती, और फिर इस तरीके से उन्होंने स्कूलों का यानी विद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अब प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, वो प्राइवेटाइजेशन आज किस स्थिति में आ गया? आज वो इस पोजीशन में आ गया कि शिक्षा एक ऊंचे शोरूम में रखे हुए उस माल की तरह है
जिसको तुम देख तो सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो शिक्षा को भी उन्होंने इस तरीके से बना दिया कि शिक्षा के दरवाजे खुले हैं लेकिन हमारे समाज के लोगों की हैसियत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर, पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वहां बच्चों को एडमिशन करवा सके। तो अपने आप 90% तबका तो पीछे रह गया और सरकारी स्कूलों का हाल ये कर दिया कि वहां सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, वहां एजुकेशन नहीं मिलने वाली। तो शिक्षा से वंचित करने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो हथकंडे सिर्फ इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि इस समाज के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान पैदा क्यों हो और फिर से इनको जानवर कैसे बनाया जाए। तो ये शिक्षा से वंचित करके ही बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए और अगर कहीं पर खोल के रखे तो वहां पर हम एंट्री नहीं कर सकते, हमारा समाज एंट्री नहीं कर सकता। ये विषय यहां पर रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था उसमें शिक्षा का मामला यहां है कि उनका उद्देश्य है कि हमें फिर से उसी स्थिति में ले जाना जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हमारे बाप दादाओं की स्थिति थी, उसी स्थिति में वापस ले जाने का ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया हुआ।